हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मैं उसी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए और भी ढेर सारा फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रिपरेशन को और भी करेंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और वो यहाँ पर सटीक आंसर प्रोवाइड किया गया उन सारे क्वेश्चंस का। तो आप इस वीडियो को देखते रहें इन तक और अपने प्रिपरेशन को करें बेस्ट। ठीक है, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा और हर दिन मैं लाते रह रहा हूं। तो आप अपने एग्जाम की बेस्ट तैयारी इस चैनल पे आने वाले हर वीडियो से कर सकते हैं और मैं आपके एग्जाम तक हमेशा आपके साथ रहूंगा वीडियो के हेल्प के मदद से। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। ठीक है बच्चे, तो देखिए डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस आखिर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको डिफिनेशन बताते हैं। दोज नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, और इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक substances which show electric effect in the presence of external electric field। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे ग्लास एग्जाम्पल हो गया, पेपर बोल सकते हैं, वैक्स हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप ले लो प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस क्या है, ये आपको डिफिनेशन लिखना है डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस का। अब बात रही इसे समझने का, तो समझने के लिए आप काफी अच्छे ढंग से ये बात को आप अच्छे ढंग से यहाँ पर देखते रहिएगा। मैं समझा रहा हूँ, उसके हर एक पॉइंट को आप समझने का कोशिश कीजिएगा। डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कह किसको रहे, तो देखिए कोई भी नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर को ही डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, किसी भी नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर को ही डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहा जाता है। लेकिन कैसे नॉन कंडक्टर को, कैसे इंसुलेटर को डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस बोलेंगे, तो वैसे नॉन कंडक्टर को, वैसे इंसुलेटर को जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में, प्रेजेंस में, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। समझ में आ रहा है बात, वैसे नॉन कंडक्टर को ही हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। नॉन कंडक्टर को ही डाइइलेक्ट्रिक सबस्टेंस बोलते हैं, बट वैसे नॉन कंडक्टर को जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या बोल रहे हैं सर आप। तो आप देख लो, जैसे क्या किया मैंने, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बताओ बीच में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, यहाँ पर कोई नॉन कंडक्टर को रखा। सपोज जैसे ग्लास, पेपर, वैक्स, प्लास्टिक, वुड में से किसी को आप रख दीजिए। जैसे वुड को मैंने रखा। ठीक है, तो बताओ ये वुड में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के चलते, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होंगे तो इसके ये वाले साइड पर निगेटिव चार्ज आकर के जमा हो जाएगा। अब बताओ कि जब सारे निगेटिव चार्ज इस तरफ आने लगेंगे तो पॉजिटिव, इधर इस तरफ निगेटिव चार्ज आएंगे तो इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का कमी हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस
दिस साइड। तो सो इधर निगेटिव चार्ज और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना बच्चे लोग? ठीक है। अब एक बात बताओ, तो ये क्या है, ये मैंने बता रहा है कि यहां पर पहले वुड हम लोग रखे, तो वुड में इलेक्ट्रॉन जो थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे, काफी जो है इधर उधर अपने भटक रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो प्लस और ये माइनस है, तो ये प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायरेक्शन तो जानते ही आप लोग, प्लस से माइनस की ओर होता है। तो ये जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस नॉन कंडक्टर पे इफेक्ट पड़ा, तो इसके इलेक्ट्रॉन एक साइड आ गए, जिससे निगेटिव चार्ज इधर आ गया, और इसके इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना। तो ऐसे सबस्टांस, ऐसे नॉन कंडक्टर को जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, उसी को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस। ये बातें आपको और भी क्लियर होते जाएगी, बस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टांस से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर इवेंट है, इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। तो बाकी सारे क्वेश्चंस को आप देखते रहो, पूरा लास्ट जाते जाते आपके कॉन्सेप्ट जो होगी क्लियर हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इरेज करता हूं पहले मैं इसे। ठीक है। तो चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? ठीक है। तो पहले मैं इसे डिफाइन करता हूं। व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक मैटेरियल or substance is placed in an external electric field, या in an electric field भी लिख सकते हो सिंपली, in an external electric field, then due to the effect of this electric field, free electrons move one side of the conductor of the dielectric material, and due to this negative charges and positive charges produces to the both side, that is electric dipoles form in large number. तो this process of forming large number of electric dipoles is called polarization or dielectric
पोलराइजेशन। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, इस बात को अच्छे से आप यहां पर फिगर से समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पे टोटली प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे माइनस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब यहाँ पे बात को समझिए, आप देखिएगा पूरे ढंग से, आप समझिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चे लोग, क्या किया बताओ जल्दी से। मैंने यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दिया। जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पेपर रखा है, या फिर ग्लास रखा है, या फिर वुड रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ जो भी वुड में, प्लास्टिक में, वैक्स में, ठीक है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ये पॉजिटिव, जैसा मान लो इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये माइनस को अपने तरफ खींच लेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मतलब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को एक तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से क्या होगा, इस तरफ माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि जब निगेटिव चार्ज इधर प्रोड्यूस हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है। और ऐसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन रहे हैं, ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना, ढेर सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो रहा है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल जो फॉर्म हो रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिक डाइपोल के, ढेर सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्म होने के इसी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं और डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आया ना? आप काफी अच्छे से पढ़ लो। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और सबस्टेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव वन साइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस। यानी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक साइड आ जाएंगे, और इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके दूसरे तरफ क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और निगेटिव और पॉजिटिव मतलब एक डाइपोल बन रहा है, और ऐसे ऐसे ढेर सारे डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ढेर सारे डाइपोल के फॉर्मेशन होने के चलते, ठीक है, ढेर सारा डाइपोल के फॉर्मेशन होने के चलते क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है आज का, व्हाट इज पोलराइजेशन, भी हम लोग पढ़ लिए। जल्दी से मैं इरेज करता हूँ इस आप लोग। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है आप लोग के लिए, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और यहां पे आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस क्या था, मैंने तो वहां बताया ही है, लेकिन यहां पर और भी क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो पहले बच्चे लोग मैं इसको अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद आप आंसर राइटिंग करना। तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, डिस्ट्रीब्यूट, और इस पे निगेटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है बच्चा लोग। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव इस डायरेक्शन में शो हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बीच में मैं क्या किया, यहां पर एक डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस रख दो, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस रखो। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ऊपर थोड़ा सा दिखा दिया। अब देखो
यहां पर डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस रखा, जैसे मैंने यहां पे क्या रख दिया, वुड रख दिया, पेपर रख दो, वैक्स रखो, प्लास्टिक रखो, ठीक है, माइका रख लीजिए। तो चलिए यहां पर जब मैंने डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस रखा तो क्या होता है, बिल्कुल अच्छा समझना कि इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, एंड ड्यू टू द अट्रैक्शन or free electrons move toward this side and negative charge produced here, ठीक है, यहां पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया है, और जब इधर निगेटिव चार्ज आ गया तो इसका अपोजिट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे थे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन समझ रहे थे। ये सारा टॉपिक जो है आज का जो क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये सारे भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, और सारे जो है एक दूसरे से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने अभी ये क्या पे ये प्रोसेस हुआ कि निगेटिव चार्ज जो है प्रोड्यूस हो गया इस तरह, और दूसरे साइड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे पोलराइजेशन या फिर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट बात आगे सुनो आप, क्या कि अब सुनना, एकदम केयरफुली सुनना कि जैसे ही मैं क्या करूं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, मतलब ये दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसके मैग्नीट्यूड को और ज्यादा इंक्रीज करो, मैग्नीट्यूड को क्या करो, इंक्रीज करो, और इंक्रीज करो, ज्यादा इंक्रीज करो, इंक्रीज करते 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 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा इंक्रीज कर दीजिए। उसके इंटेंसिटी जब काफी ज्यादा हो जाएगी तो जानते हो क्या होगा, जानते हो क्या होगा, इसमें इस डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस में ढेर सारा एटम है ना, ढेर सारा एटम, ढेर सारे एटम। ये क्या था, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन था जो कि इस तरफ आ गया तो माइनस चार्ज आ गया, इधर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर डाइलेक्ट्रिक सबस्टांस यानी कोई भी नॉन कंडक्टर में कैसे इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है सर, ऐसा कहना गलत है। आप ये बोल दीजिए कि नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप बोलो कि हाँ सर उसमें नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, नेग्लेजिबल होते हैं, ये बात सही है। तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए नेग्लेजिबल ही बल्कि हो, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन बात रही आगे की कि जब मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दूं, काफी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई हो, तो ये जानते क्या होगा, इसमें जो एटम्स हैं वो एटम्स, यहां पर क्या है, न्यूक्लियस है ना, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चूंकि नॉन कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली पैक्ड होता है, वो न्यूक्लियस काफी उसे स्ट्रोंगली बॉन्ड किए हुए रहते हैं, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, काफी ज्यादा फोर्स से ये न्यूक्लियस के द्वारा बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी हम काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जो एटम में बॉन्डेड हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस नॉन कंडक्टर में, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में मूव करने लगेगा, काफी रैपिडली मोशन करेगा, फास्ट मोशन करेगा, और इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अदर एटम से भी कोलाइड करते हैं। और जब अदर एटम से कोलाइड करेंगे तो ये जब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी काफी ज्यादा मैंने बढ़ाई, तो इसके एटम से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और इधर उधर रैपिडली मोशन करने लगा। मोशन करने के ड्यूरिंग ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अदर एटम से कोलाइड किए, और अदर एटम से कोलाइड किए तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकल गया, इमिट कर गया।
अब इस नॉन कंडक्टर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे। ठीक है, अब सोच लो ये नॉन कंडक्टर है ना, और नॉन कंडक्टर में जब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये नॉन कंडक्टर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हो गए हैं, तो ये नॉन कंडक्टर होते हुए भी कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यहां पर आप सोच लो कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो नॉन कंडक्टर में इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में काफी एटम के द्वारा काफी स्ट्रांगली, काफी टाइटली बॉन्डेड था, वो ब्रेक कैसे हो गया, कैसे ब्रेक हुआ। ठीक है, तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को हमने काफी बढ़ाया, तब वो जाकर के ब्रेक हुआ। तो ऐसे तो ब्रेक नहीं ना था, इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ टाइटली बॉन्डेड था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को जैसे ही हमने बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन उससे इमिट कर गया, बाहर निकल गया, फ्री हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब बोलने का सेंस ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ब्रेक कर गया। तो इलेक्ट्रॉन के इस तरह से ब्रेक करने के जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, उसी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, यहां पर ढेर सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने के इस फेनोमेना को ही क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से मैं एक बार फिर से जल्दी से बता रहा हूं, मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के चलते जितना भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो एक साइड आ गए, जिससे यहां पर निगेटिव चार्ज आया, इसके दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को काफी ज्यादा इंक्रीज किया, काफी ज्यादा बढ़ा दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज किया, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the electron bonded to the atoms, the electron which are tightly bonded to the electron emit from atoms, and these electrons collide with other atoms and produces more electrons. So in this non-conductor insulator dielectric substance, a large number of electron produces and moves. ठीक है, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये नॉन कंडक्टर था, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत नेग्लेजिबल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब काफी ज्यादा हुआ तो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, और वो इलेक्ट्रॉन एटम से ब्रेक कर करके निकले हैं, और इसी प्रोसेस को ही एटम से ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ढेर सारा निकल रहा है, इसीलिए इस फेनोमेना को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उम्मीद करते हैं काफी ज्यादा से काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब लैंग्वेज आप कैसे लिखेंगे, तो देखो लैंग्वेज आप लिख देना, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और is placed in an electric field, then free electrons move toward one side, and due to this negative and positive charges produces to the both side बोलो या both ends of the डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, यहां तक तो सिंपल था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के दोनों साइड निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गए। अब क्या है, एंड इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ if we increase the intensity of electric field, then bonded electrons emits from atoms of dielectric substance and
कोलाइड्स विथ अदर एटम, ठीक है, कोलाइड्स विथ अदर एटम्स, ठीक है, कोलाइड्स विथ अदर एटम, सो एंड लिखे, कोलाइड्स विथ अदर एटम एंड emits other electrons, and due to this a large number of electron produces in the dielectric, and it behaves like a conductor, ठीक है। ये बातें मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। चलो ये पहले आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, ठीक है। अब मैं सिंपल डिफिनेशन बता रहा हूं, ये आपके नॉलेज के लिए है, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल शॉर्ट डिफिनेशन लिखना है, वो मैं बता रहा हूं। तो लास्टली फाइनली आप क्या करेंगे, डिफिनेशन में 2 मार्क्स में चूंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इतनी लॉन्ग नहीं लिखनी है, ठीक है। तो देखो आप ये लिख दो, ये बातें समझ गए ना। ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ प्रोड्यूस हो जाता है, और ये नॉन कंडक्टर होते हुए भी कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का आप ऐसे बोलेंगे डिफिनेशन कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ऐसा लिखिएगा, द फेनोमेना in which a large number of electron emits in a dielectric material due to the effect of इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां स्ट्रॉन्ग वर्ड लिख दो, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। आपको 2 मार्क्स में ये बात लिखनी है और ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। द फेनोमेना इन विच ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट्स इन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड काफी हम यहां पर लगा दें तो उसके इफेक्ट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, जिससे ये नॉन कंडक्टर होते हुए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हुए भी एक कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन के ढेर सारा नंबर में इमिट होने के जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है। काफी अच्छे से दिमाग में आ गया होगा बात। अब चलते हैं लास्टली क्वेश्चन जो है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब बात को समझो, जैसे मैंने क्या किया, यहां पे आप गौर करो कि सबसे पहले एक डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस जैसे वुड पेपर को मैंने यहां पर रखा था, ठीक है। अब क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से निगेटिव चार्ज इस तरफ प्रोड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब मैं क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को जैसे ही मैंने बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को जैसे ही मैंने इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करते इलेक्ट्रॉन जो है, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी को मैंने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन इससे सडनली निकल गए बाहर, नहीं, इलेक्ट्रॉन सडनली बाहर इमिट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन को भी एक कैपेसिटी होता है
मतलब सहन करने की कैपेसिटी होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना शुरू किया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फोर्स लगा रहा है, तुम बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, लेकिन इलेक्ट्रॉन को भी बांध करके बॉन्ड करके रखे हुए कौन? न्यूक्लियस, ठीक है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन इसके एटम से तभी इमिट कर पाएगा जब न्यूक्लियस जितना फोर्स से उसको बॉन्ड किया हुआ है उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा तब। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को क्या करता है? सहन करते जाता है, बियर करते जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो एक ऐसा लिमिटेशन आएगा जहां तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को सहन कर पाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाएगा। तो जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देगा वही क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस में जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को सहन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी नॉन कंडक्टर या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करूं तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एक डिफिनिट वैल्यू को बियर करते हैं, सहन करते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को एक डिफिनिट वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के जस्ट पहले तक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन सहन कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ में आया ना? समझ में आया? जैसे मैं मान लेता हूं कि जैसे देखो आपका क्या है, आपका दोस्त है, ठीक है, और आपके दोस्त को आप क्या कर रहे हैं? कुछ भला बुरा कर रहे हैं। आप एक बार उसे भला बुरा कहें, 2 बार कहें, 3 बार कहें, 4 बार कहें, 5 बार कहें, तो बोलते बोलते ऐसे कहते कहते उसकी एक लिमिटेशन हो गई कि 10 बार मैंने उसे भला बुरा कहा तो वो बर्दाश्त किया, सहन किया, लेकिन जैसे ही 11वां बार बोला तो वो हम पे गुस्सा हो जाएगा। तो ये जो लिमिटेशन है इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैसी लिमिटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वह वैल्यू जहां तक इलेक्ट्रॉन उसको बियर करेगा, उसे सहन करेगा, उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। और उस वैल्यू से अगर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने वैल्यू बढ़ाई तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकलने के प्रोसेस को डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब एक ऐसा पावर इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां तक कोई भी डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से निकलने के पहले बियर कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा। चलिए, तो यहां पर मैं ये बात भी अब अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस का जो मैंने डिफिनेशन दिया था कि डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस वैसे नॉन कंडक्टर होते हैं, वैसे नॉन कंडक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। तो आपको उस समय इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो देखो, जैसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो यहां से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहां इमिट हुए और ये ढेर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के इधर उधर मूव करने लगे और ये डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस नॉन कंडक्टर होते हुए भी कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगा। तो कंडक्टर जैसा बिहेव करने का मतलब क्या? कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है तो आप बोल सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन क्यों किया? अपने से किया? नहीं ना, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ा। तो वही मैंने बताया कि कोई भी नॉन कंडक्टर को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस बोलते हैं, बट फर्क इतना है कि वैसे नॉन कंडक्टर को जिसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाए तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से वो
वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं सर, आखिर आपको लिखना ऐसे है कैसे आपको। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम बोलिए या डेट लिखिए, डेट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील करते रहो, डेट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which a dielectric material can bear, सहन कर सकता है, या फिर withstand लिखो, a dielectric material can withstand without the occurrence of dielectric breakdown। डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के पहले तक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बियर कर सकता है, सह सकता है, उसी को बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर मैं बताऊं ड्राई एयर को आप रख दो, क्या करो, ड्राई एयर को रख दो। ठीक है, तो जानते हो ड्राई एयर से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा कब, जब इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर के इक्वल आएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर इसमें देखो ड्राई एयर भर है और ड्राई एयर भर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से जैसे ही ज्यादा आप कीजिएगा तो ड्राई एयर में से ढेर सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा इमिट करेगा, और वो ड्राई एयर नॉन कंडक्टर है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इतना इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा वैल्यू कीजिएगा वो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, करेगा, 100% करेगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये ड्राई एयर जो है ना, ड्राई एयर के लिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, मैंने बात किया था अभी पेपर का कितना होता है, 14 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैं एक पेपर रखता हूं और पेपर नॉन कंडक्टर है, आप भी जान रहे हो बहुत अच्छे से, नॉन कंडक्टर होता है, और इस नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को 14 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा करूंगा तो इसमें जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे वो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन अदर एटम से कोलाइड करेगा, और वहां पर ढेर सारा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, और ये पेपर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो पेपर के लिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, माने पेपर में जो भी एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर करेगा, सहेगा, और इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हुआ वो क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यहां तक सहन करेगा, इससे ज्यादा जैसे आएगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। वुड की बात करें तो इसके लिए कितना होगा, 12 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। बात समझ में आ गया? तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए, मैं अब ये 4 क्वेश्चन शॉर्ट्स थे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सारे। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन ला रहा हूँ जो काफी VVI है, और ये 5 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, काफी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो 5th नंबर क्वेश्चन है आज का, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक VVI क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये डाइपोल का सेंटर हुआ, ये सेंटर O लिख दिया, ये वाला डिस्टेंस L गिवन है, ये वाला डिस्टेंस L गिवन है। ठीक है, इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन यहाँ पे है। ठीक है, इक्वाटोरियल का मतलब समझते हैं ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वही पोजीशन जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं ना, कोई भी एक लाइन दिया हुआ और उस पर एक ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर भी हो और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा, तो ये वाला जो पोजीशन होगा इस पे कोई भी पॉइंट अगर होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये सारा पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे कौन सा पोजीशन में, इक्वाटोरियल पोजीशन में। अगर एक लाइन है ये भी, ठीक है, और इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी पॉइंट हो तो उस पॉइंट को बोला जाता है कि ये पॉइंट इक्वाटोरियल पोजीशन में है। ठीक है, तो चलिए, तो इक्वाटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या, यहाँ पर P पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, P पॉइंट दिया हुआ है और इस P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो सपोज करो ये कितनी डिस्टेंस पे दिया हुआ पॉइंट, ये पॉइंट सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे, और हमें फाइंड करना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए, मैं क्या किया, इसे ज्वाइन किया। ठीक है, मैं देखो, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। अगर पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे बताओ। सबसे पहले ये प्लस क्यू चार्ज, इसके चलते आप क्या करो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, और फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर सम फाइंड कर लो। ठीक है, वेक्टर एडिशन जानते हो ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, माइनस के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। अब ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों को वेक्टर मेथड से एडिशन कर दो। तो चलो, मैं उसी काम को कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, चलिए, दोनों को मैंने मैच किया। अब क्या हो गया, देखो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। चलिए, अब बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस L है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, और ये क्या है, डायगोनल का काम कर रहा है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √R² प्लस L² होगा। सही बात है ना। अगर ये L है, ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, सर इतना तो हम लोग जानते ही हैं सर, ये तो बिल्कुल आसान है सर, हम लोग 10th में ही पढ़े थे पाइथागोरस का थ्योरम। तो ये √R² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया पेन में। और अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो सर ये R है, ये L है, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो √R² प्लस L² होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी लैंग्वेज हम लिख देते हैं कि लेट कर लो कि यहाँ पर ए बी इज लेट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहाँ पर गिवन है, एंड ठीक है, P इज ए पॉइंट, P इज ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वाटोरियल पोजिशन, ऑन इट्स इक्वाटोरियल पोजिशन, एंड वी हैव टू फाइंड, एंड वी हैव to find electric field at this point। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, देखो मैंने क्या किया, अब निकाल दिया यहाँ से PB की वैल्यू। तो PB की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया, √R² प्लस L²। PB बोलो या फिर AP बोल लो। ठीक है, PA बोलो या AP बोलो, दोनों की वैल्यू, या फिर PA बोलो या फिर PB बोलो, दोनों की वैल्यू क्या है, √R² प्लस L² है। तो अब क्या है, देखो करना क्या है, सबसे पहले मैं माइनस क्यू के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, फिर प्लस क्यू के चलते फिर दोनों को ऐड करूंगा। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज,
तो माइनस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सपोज कर लो E1 है और ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² आएगा। ठीक है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो r² मतलब क्या, देख लो माइनस क्यू चार्ज है और इसके चलते P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 1/4πε0 Q/r² होता है। तो r के जगह यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, r के जगह डिस्टेंस क्या हो गया AP। तो AP का मतलब डिस्टेंस हुआ √r² + l²। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, r² + l²। और इसका क्या करूँगा, स्क्वायर। ठीक है ना, चूंकि 1/4πε0 Q/r² फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से E1 = आ गया 1/4πε0 Q/r² + l²। ठीक है, चलिए फिर अगेन हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो देख लीजिए, ये भी क्या आ जाएगा 1/4πε0। देखो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है और P पॉइंट यहाँ पे है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4πε0 Q/r²। जहाँ r क्या है बच्चा लो, r है यहाँ PB का मतलब बच्चा लो √r² + s²। तो ये जो r के काम कौन कर रहा है, r का काम √r² + l²। अब इसका जब स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखा है, r² + l²। यानी आप बोल सकते हैं कि जितना E1 का वैल्यू आया उतना ही E2 का वैल्यू आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, सर ये तो बहुत मजेदार हो गया सर, एकदम अच्छा से समझ में आ रहा है, E1 और E2 जो है दोनों इक्वल हो गए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको फिगर को फ्रेश करने के लिए मैं इसको साइड से मिटा दिया हूँ, इरेज कर दिया हूँ। तो चलो देख लो, सर आप इरेज कर दिए, मैं उतारा भी नहीं था अभी। तो आओ देख लो, अब बात रही, देखो बच्चा लो इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या कीजिएगा, उसका डायरेक्शन को दिखाना तो जरूरी है, क्योंकि उसको वेक्टर सम करना है और वेक्टर सम में ये आपको डायरेक्शन जरूरी पड़ेगा। तो देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को आपको अगर पता करना है तो मैंने आपको बताया था कि आप उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको डायरेक्शन जाननी है, उस पॉइंट पे आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख करके फ्री छोड़ दीजिए, और जिधर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्री मूव करेगा, मूव जिधर करेगा एकदम फ्री छोड़ने पर जिधर मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये तो बात सर हम लोग बहुत पहले से ही पता है। चलो 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 क्यूट बच्चे लोग, देखो तो ये बताओ, यहाँ पर पहले डायरेक्शन को चेक करने के लिए मैंने टेस्ट चार्ज रखा। तो बताओ ये माइनस क्यू चार्ज ये टेस्ट चार्ज को किधर अट्रैक्ट करेगा, तो सर इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया। अब ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू को किधर रिपेल करेगा, सर ये ऊपर की ओर रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन क्या हो गया, E2 की डायरेक्शन इस तरफ हो गया। मैं फिगर को, ये वाला बातों को मैं इरेज करता हूँ अब, ठीक है ना, आप लोग नोट कर लेंगे इसको। नहीं इरेज करूंगा ना तो जो फोटो है ना वो खराब हो जाएगा, और फोटो तो खराब आप लोग जानते हैं कि कितना खराब लगेगा फिर। नहीं सर हमको अच्छा फोटो पसंद है। किसका फोटो पसंद है, चलो शैतानी बंद करो। तो क्या है E1 E2, ठीक है। तो बताओ E2 का डायरेक्शन इधर। अब क्या करो, मैं E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुए बच्चे लोग, इनका कंपोनेंट तोड़ना चाह रहा हूँ। क्या, इनका कंपोनेंट मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट तोड़ना चाह रहा हूँ। तो देखो ये AB जो लाइन है, AB के पैरेलल मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया। क्या, ये बच्चे लोग याद रखना, AB के पैरेलल मैंने लाइन ड्रा किया है। तो इस वजह से जब AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया, सपोज कर लो ये वाला एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बात समझ गया ना। अब चलो यहाँ पे मैं बता दिया ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। कैसा सर, अरे देख लो ये देखो ये भी क्या, अभी क्या बताया था कि इसका वैल्यू कितना है √r² + l², और ये वाला का वैल्यू कितना है √r² + l², इसका PA का और PB का। तो दोनों क्या है, इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल होंगे तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल जब होंगे तो दो साइड इक्वल होते हैं, और दो साइड इक्वल होंगे तो दो एंगल भी इक्वल होगा। अब चलो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये थीटा। अब ऐसा कर लीजिए, ऐसा फिगर आप गौर करो, यहां पर कितना एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चा लोग, बोलो।
ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, गौर से देखना इधर, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? थीटा, 2 थीटा। कैसे सर? एक्सटर्नल ये एंगल है ना, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल ये 2 इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ये आप जानते हो। तो बताओ ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? पूरा एंगल 2 थीटा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर है। अब 2 थीटा में से ये वाला एंगल मैंने थीटा लिख दिया, तो ऊपर का एंगल भी कितना बचेगा? थीटा ही बचेगा। बात समझ में आया? सर नहीं समझ में आया। अरे बच्चा सिंपल है, देखो ना, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब ये थीटा, तो इसके सामने का एंगल ये वाला थीटा। अब ये थीटा, तो पूरा जो एक्सटीरियर एंगल है उसको 2 थीटा होना चाहिए, ठीक है ना? ये थीटा और ये एक्सटर्नल एंगल 2 थीटा होने चाहिए। अब 2 थीटा में से ये क्या है? आपका थीटा है, तो इधर वाला क्या बचना चाहिए? थीटा। सर अब क्लियर समझ में आ गया सर? ओके बच्चा लोग, तो चलो मैंने क्या कर दिया, वीडियो काफी लॉन्ग होने जा रही है, बच्चे लोग मेरे इरिटेट हो रहे होंगे और गुस्सा भी हो रहे होंगे, सर आप बहुते पढ़ाते हैं सर। ठीक है बच्चे लोग, एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है ना बच्चे? ठीक है, चलो डरो नहीं, वीडियो लॉन्ग जाने से टेंशन नहीं हो, हंस हंस के पढ़ो ना। तो आ जाओ, तो देखो ये हो गया E1, ये हो गया E2, अब हो गया समझाएंगे E1 और ये हो गया E2, समझ रहा है? B2 कौन है सर? तुम ही तो हो बिट्टू, पूछ लो अपने दोस्त से। तो देखो ये E1 है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ो, ये क्या होगा? E1 cos थीटा, ठीक है, जानते हैं ना? ये जो है E1 cos थीटा होगा, इधर E1 देखो ऐसे मैं तोड़ रहा हूँ, ये E1 है तो ये E1 cos थीटा, ये E1 इधर आ जाएगा sin थीटा, ठीक है, ये E1 sin थीटा हो गया। अब बताओ ये E2 का भी 2 कंपोनेंट हो गया, एक E2 इधर, E2 क्या करो इधर, E2 cos थीटा, ऐसे E2 क्या हो गया? cos थीटा मैंने तोड़ा, यहीं पर लिखूँ मैं E2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट किधर टूटेगा? देखो E2 cos थीटा, सटा cos हटा sin थीटा, ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? इधर sin थीटा, E2 sin थीटा, ठीक है ना? चलिए बात समझ गए ना? देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, E1 का कंपोनेंट टूटा क्या? E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, फिर E2 का कंपोनेंट टूटा क्या? E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब एक बात समझाना, ये बातें आपको लिखना है कि मैंने 2 कंपोनेंट तोड़ रहा है, ठीक है? देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं और इक्वल भी हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि E1 और E2 दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है, और sin थीटा तो दोनों में लगा ही हुआ है, तो E1 E2 इक्वल है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा भी एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। और इक्वल और अपोजिट होने के बाद आप सभी बच्चे जानते हैं कि दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। सर कितना तेज बोलते हैं आप। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है दोनों के दोनों एक दूसरे से जल रहे थे और जल करके कैंसिल हो गए। तो जब E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल हो गया तो बचेगा कौन? कौन बचेगा सर E1 cos थीटा और बचेगा E2 cos थीटा। तो बात बताओ, ये पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? E1 sin थीटा E2 sin थीटा, तो सर कैंसिल हो गया। अब इन लोग कैंसिल होके सब खत्म हो गया, बच गया कौन सा? E1 cos थीटा E2 cos थीटा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर देंगे। तो इसके पहले आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना, ठीक है? नाउ वी ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ Now we break the component of E1 and E2. E1 और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उसके हमने कंपोनेंट तोड़े। तो देन E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल ईच अदर, क्या कर दिए? एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ठीक है ना? सो नेट या फिर रिजल्टेंट बोल दीजिए। सो नेट और रिजल्टेंट, मैं इधर इरेज करूं बच्चे लोग, ये वाले पार्ट को इरेज कर दो, जल्दी से नोट कर लो आप लोग। इरेज करता हूं, चलिए टन टना टन टन टन, ये तो घंटी हो गया। तो देखिए जैसे ही ये नेट रिजल्टेंट जो है ना, अब हम लोग देखेंगे जो कैंसिल हो गया, तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? यहां लिखूं नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा?
सपोज करो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दिखा रहे हैं, तो ई बराबर क्या होगा E1 cos थीटा और प्लस में E2 cos थीटा होगा। अब जान रहे हैं आप लोग कि E1 और E2 क्या है, दोनों इक्वल है। तो बताओ जब E1 cos थीटा और E1 और E2 इक्वल है, E1 और E2 इक्वल है, तो E2 के जगह पर हम E1 भी रख सकते हैं। तो E2 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, E1 लिख दिया, cos थीटा वैसे, तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा हो गया। अब बता दो E1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। बात समझ में आया? यस सर आया। अब cos थीटा का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे सर, तो cos थीटा का वैल्यू ये ट्रायंगल से निकाल दो। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, मैट्रिक क्लास में मैंने पढ़ा था सर, B/H होता है। और थीटा के लिए बेस का काम कौन करेगा, R करेगा, और H का काम हाइपोटेनस AP, तो AP कितना था √R² प्लस L²। तो cos थीटा का वैल्यू हमने क्या रख दिया, R बटा में √R² प्लस L²। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा मिस्टेक। कौन सा मिस्टेक, थीटा बराबर B/H, तो B कौन हो जाएगा बच्चा लोग, थीटा के लिए बेस का काम तो सर L ना होगा। आप लोग भी बच्चे बोल दिए हाँ सर वो R ही होगा। अरे जल्दी तो बोलो कमेंट करके सर वहाँ मिस्टेक हुआ। चलो चलो चलो, तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया L। अब क्या करो, ये Q हो गया और ये 2 × L 2L हो गया। और ये बता दो देखो R² प्लस L² का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर R² प्लस R² प्लस L² का पावर कितना 1/2। तो बच्चे लोग देखो ये पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। देखो बच्चे लोग मैं इसको इधर समझा रहा हूँ, इसका पावर कितना है 1 है, और देखो अंडर रूट का मतलब कितना पावर, अंडर रूट का मतलब पावर होता है 1/2। अब सेम बेस है, सेम बेस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो पावर 1/2 ऐड करेगा तो कितना होगा, पावर 3/2 होगा। सर इतना सिंपल चीज भी आप बता देते हैं सर, इतना सिंपल तो हम लोग जानते ही हैं सर। चलो तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q × 2L को क्या बोलेंगे सर, ये तो फॉर्मूला हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, P = Q × 2L। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R² प्लस L² का पावर 3/2, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चले अब उसकी बारी है, मैं उधर इरेज करूँ। चले बच्चे चले, मैं थोड़ा सा परेशान करूँगा, बस इतना दूर इतना दूर इतना दूर मैं इरेज करूँगा। तो देखो अब देखो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बार बार मैं बात तो बताया हूं और याद भी होगा आपको कि सर ये जो L होता है वो मच लेस देन R होता है। L क्या होता है, ये वाली जो डिस्टेंस L है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वेरी स्मॉल होता है ना, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव न इज वेरी 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 स्मॉल। सो L इज वेरी वेरी स्मॉल देन R। R के कंपेयर में L काफी क्या होता है, काफी ज्यादा स्मॉल होता है, इसलिए L को हम यहां से नेग्लेजिबल भी मान सकते हैं। तो कर दो क्या, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे आ जाएगा P और बटा में क्या आ जाएगा, तो देखो R² आ जाए, L² क्या हो गया, मैं L² को नेग्लेजिबल कर दिया। ठीक है, तो चलो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई में R² और उसका पावर क्या है 3/2, मल्टीप्लाई कर दो और 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया आपके सामने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। बात समझ में आया, आ गया। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब मैं एक बात और बता रहा हूं सर, अब तो छोड़ दीजिए हमको सर, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया वीडियो सर। अरे बच्चे लोग प्रेम से पढ़िए, ठीक है। मजा तो आ रहा है पढ़ते पढ़ते में, ठीक है, एकदम हंसते रहो, खेलते रहो, बिंदास मुस्कुराते रहो और यहाँ भी देखते रहो। तो बच्चे लोग आप पढ़ें कि ये जो इक्वाटोरियल पोजीशन है, इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ई है इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। और जब मैंने पढ़ाया था आपको एक्सियल पोजीशन में, तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। तो ये
ये बात आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है कि एक्सियल पोजीशन में। तो आपका जवाब क्या होगा? सर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर P/RQ है और यहाँ पर 2P/RQ है, मतलब ये P/RQ है 1/4πε P/RQ, यहाँ 1/4πε 2P/RQ। मतलब ये क्या है, एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वाटोरियल पोजीशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 गुना ज़्यादा है, डबल टाइम ज़्यादा है। देखो एक्सियल है ना, इसको नहीं लिख सकता है 2 गुना 1/4πε0 और P/RQ है ना। ये जो आपका जो यहाँ पर जो 2 था, 2 को मैं इधर लिख दिया, तो बता ई एक्सियल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε P/RQ को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वाटोरियल में। तो आपको क्या आ गया, इलेक्ट्रिक एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है इक्वाटोरियल पोजीशन से डबल होता है। ठीक है, अब आपको देखो ऐसे भी पूछ सकता है कि ई एक्सियल और ई इक्वाटोरियल दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा? सर एक्सियल बाई में इक्वाटोरियल, तो एक्सियल इक्वाटोरियल से डबल होता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो ये बात समझ में आ गया है काफ़ी अच्छे से ना। पहले मैंने क्या किया, -Q चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर +Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल कर रहा है उधर होगा, फिर मैंने E1 और E2 का कंपोनेंट तोड़ा, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, E2 का कंपोनेंट E2 cos थीटा E2 sin थीटा, E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अतः पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के वजह से होगा। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए E1 cos थीटा E2 cos थीटा को ऐड कर दिए। ऐड करने पर देखें कि E1 cos थीटा E2 cos थीटा E2 जो है E1 के इक्वल होगा। E2 E1 इक्वल है, इसलिए E2 के जगह मैंने E1 रखा। E1 cos थीटा E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा होगा। अब 2 ऐसे ही लिख दे, E1 के जगह पर मैंने यहाँ से वैल्यू लिखा 1/4π/Q/R² और cos थीटा का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला। फिर मैंने देखा कि 1/4π/Q और Q इंटू ये 2 और L 2L हो गया और R² + L² का पावर यहाँ 1 है, ये रूट है तो इसका मतलब होता है पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं, पावर 3/2 हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर Q इंटू 2L की जगह P लिखा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मोमेंट का फार्मूला होता है वो। फिर मैंने L को नेग्लेजिबल माना क्योंकि R के कंपेयर में L काफ़ी स्मॉल होता है। नेग्लेजिबल मानने के बाद R² का पावर 3/2 हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो इतना वैल्यू आया। तो इस तरह से आपका ये थ्योरी कंप्लीट हुआ। आपको बिल्कुल अच्छे से इसे याद कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोग कि ये वीडियो जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गए होंगे। तो मैं इसी तरह के वीडियो आप सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हर दिन वीडियो लाता रहूँगा। और आप मेरे इस चैनल के आप अपने इस चैनल के वीडियो से आप अपने एग्जाम की काफ़ी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी अदर से कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।